सो हेलो एवरीवन, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है पैराइटल लोब। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पैराइटल लोब एग्जैक्टली प्रेजेंट कहाँ पे है। पिछले कुछ सेशंस में मैंने आपको ये बताया है कि हमारे ब्रेन में वेरियस व्यूज़ होते हैं, जैसे वी आर हैविंग लेटरल व्यू, वी आर हैविंग द सुपेरोलैटरल व्यू, और मैंने आपको ये भी बताया था कि सुपेरोलैटरल व्यू जो है हम फ्रीक्वेंटली यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे भी हम जो डायग्राम, जो सेक्शन आपके सामने ब्रेन का ड्रॉ करने वाले हैं, दैट इज सुपेरोलैटरल एस्पेक्ट। अब यहाँ पे हमें ये समझना है कि पैराइटल लोब का एक्सटेंट क्या है। तो अगर मैं पैराइटल लोब के एक्सटेंट की बात करूँ, है ना, मैंने आपको एक बहुत सिंपल तरीका बताया है जिससे आप इसको ड्रॉ कर सकते हो। यू कैन हैंड ड्रॉ इट विद द हेल्प ऑफ योर हैंड्स, राइट। सो हाउ कैन यू ड्रॉ इट? यू हैव टू जस्ट ड्रॉ अल्फ़ाबेट ई। ठीक है, आपको अल्फ़ाबेट ई बनाना है। तो यहाँ पे आपको ये जो सर्कस दिख रहा है, नाउ यू हैव टू वर्ड्स, वन इज सर्कस एंड सेकेंड वर्ड इज गायरस, यू नो दिस वेल। सर्कस का मतलब होता है डिप्रेशन, ठीक है, डिप्रेशन, और गायरस का मतलब होता है एलिवेशन। फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम ड्रॉइंग समथिंग लाइक दिस, ठीक है, तो ये जो नीचे वाले हिस्से हैं इन्हें बोल देते हैं हम लोग सल्काए, ठीक है, यस सर्कस, ठीक है, और जो ऊपर वाले हिस्से हैं उन्हें हम बोल देते हैं गायरस, ठीक है, सिंगुलरली वी कॉल इट गायरस, इसको गायरा है और सल्काए बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो दिख रहा है ये हमारा, मैंने इसको क्या नाम दिया, लेटरल सल्कस, लेटरल सल्कस। कई लोग इसको सिल्वियन फिशर बोलते हैं। फिशर मतलब ऐसे सल्कस जो, जैसे नॉर्मली ये सल्कस थे आपके, ये सल्कस है, ये सल्कस है, ऐसे सल्कस जो गहरे हो गए हैं उन्हें हम लोग डीप सल्काए इज एक्चुअली कॉल्ड एज फिशर, ठीक है। सो दिस इज लेटरल सल्कस और सिल्वियन फिशर। दिस इज द एंटीरियर एस्पेक्ट एंड दिस इज द पोस्टीरियर एस्पेक्ट, ठीक है। फिर मैंने आपको ये बताया था कि यहाँ पे हमारे पास कौन सा सल्कस होता है, वी आर हैविंग ओवर हियर द सेंट्रल सल्कस। अभी तक हमने फ्रंटल लोब की बात की, हमने पूरी बहुत अच्छे से बात की, उसके हर एक पार्ट की बात की, उनके फंक्शंस की बात की, पर अब हम पैराइटल लोब की बात करने वाले हैं। तो पैराइटल लोब है कहाँ पे? तो ये जो आपका सेंट्रल सल्कस है, विच आई हैव ड्रॉन विद ब्लैक, सेंट्रल सल्कस, ठीक है, और पीछे एक और सल्कस होता है यहाँ पे, इसको बोलते हैं पैराइटो ऑसिपिटल सल्कस, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? पैराइटो ऑसिपिटल सल्कस, ठीक है। तो मोटा मोटा द एरिया विच आई एम शेडिंग विथ येलो कलर इज माई पैराइटल लोब। सो इफ यू आर आस्क्ड टू डिफाइन where exactly is the parietal lobe, you could say that parietal lobe is present between the central sulcus, ये central sulcus के anteriorly central sulcus, पीछे आप बोल सकते हो पैराइटो ऑसिपिटल सल्कस, और नीचे अगर मैं लेटरल सल्कस को एक्सटेंड कर दूं तो उस वाले एरिया में ही एग्जैक्टली प्रेजेंट होता है। तो यू कुड सी वेयर इज इट प्रेजेंट, ठीक है। सो दिस शुड बी नोन टू यू कि वेयर पैराइटल लोब इज प्रेजेंट। अब पैराइटल लोब की जब हमने लोकेशन सीख ली, ठीक है, सेंट्रल सल्कस हो गया, पैराइटो ऑसिपिटल सल्कस हो गया, और नीचे लेटरल सल्कस हो गया, इसमें एनक्लोज्ड होता है। तो अब हम ये देख लेते हैं कि पैराइटल लोब के पार्ट्स क्या हैं। जैसे तुमने फ्रंटल लोब के पार्ट्स पढ़े थे, वैसे ही पैराइटल लोब के कुछ पार्ट्स हैं। सो लेट मी डेमार्केट दैट टू यू, व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ पैराइटल लोब। देखिए, पैराइटल लोब में सबसे पहले हमारे पास एक सल्कस होता है, विच आई एम ड्रॉइंग विथ रेड कलर ओवर है, यहाँ पे भी आप इसको देख सकते हो, दिस, ये जो हमें दिख रहा है, ठीक है, इसको बोलते हैं पोस्ट सेंट्रल सल्कस। क्या बोलते हैं? सेंट्रल सल्कस के पीछे है, इसको बोल दिया मैंने पोस्ट सेंट्रल सल्कस, ठीक है, पोस्ट सेंट्रल सल्कस। और फिर एक सल्कस हमने बना दिया ऐसे, और इस सल्कस को एक टी बना देना है बेसिकली आपको, ठीक है। इस सल्कस को हम बोलते हैं इंट्रा पैराइटल सल्कस, एंड आई डोंट थिंक यू नीड टू लर्न इट, राइट। इंट्रा पैराइटल सल्कस यानी पैराइटल लोब के अंदर बना रहे हैं हम। अब जब हमने इस तरीके से सल्कस बनाए तो हमारा पैराइटल लोब कितने एरियाज में डिवाइड हो गया? एक एरिया ये हो गया, एक एरिया ये हो गया, एक एरिया ये हो गया। सो देयर आर बेसिकली 3 एरियाज इन द पैराइटल लोब। एक वो एरिया जिसको मैंने एरिया नंबर 1 लिखा है, इट इज द सोमैटोसेंसरी एरिया, प्राइमरी सोमैटोसेंसरी एरिया, ठीक है। अभी हम सेंसरी वर्ड यूज कर रहे हैं, ठीक है। सो इट इज प्राइमरी सोमैटोसेंसरी एरिया, ठीक है। एरिया नंबर 2 जो दिख रहा है आपको, दैट इज सुप्रा पैराइटल लोब्यूल। एरिया नंबर 3 जो दिख रहा है, दैट इज इंफ्रा पैराइटल लोब्यूल। और पीछे कुछ एसोसिएशन एरियाज भी होते हैं, दे आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। Association areas could be parieto-occipital association area, and they could be parieto-temporal association areas too, right? You just remember that there are certain association areas also, right? तो अभी हमें ये चीज़ समझ में आ गई कि हमारा पैराइटल लोब कहाँ पे है, और उसके 3 पार्ट्स हमें समझ में आया। पहला एरिया नंबर 1 जो हमने लिखा है, राइट। तो पहले तो आपको ये डायग्राम समझ में आना चाहिए बहुत क्लियरली। आई थिंक इसमें ऐसा कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा।
मैंने आपको एरिया नंबर 1 बताया। एरिया नंबर 1 जो है दैट इज इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, एरिया नंबर 1 को प्राइमरी सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स है ना, या पोस्ट सेंट्रल गायरस, इसको क्या बोल रहे हैं, पोस्ट सेंट्रल गायरस। हमने ब्रॉडमैन एरिया इसको 312 बोला है, ठीक है। एरिया नंबर 2 को सुपीरियर पैराइटल लोब्यूल, ब्रॉडमैन एरिया नंबर 5 एंड 7। एरिया नंबर 3 को हमने इंफीरियर पैराइटल लोब्यूल बोला है, ठीक है। तो ये हमें समझना है सबसे पहले। अब इंफीरियर पैराइटल लोब्यूल, और मैंने आपको बताया कुछ एसोसिएशन एरियाज भी होते हैं, राइट, दे हैव बीन शोन टू यू ओवर हियर। नाउ व्हाट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कि हमें तीनों एरियाज ही पढ़ने हैं, केवल 3 एरियाज हैं यहाँ पे, ठीक है। आपने फ्रंटल लोब में कितने सारे एरियाज पढ़े थे, पर यहाँ पे हमारा पूरा गेम केवल इन 3 एरियाज पे है। अब ये जो इंफीरियर पैराइटल लोब्यूल हमने दिखा रखा है, दिस एरिया नंबर 3, इसके भी 2 सब पार्ट्स हैं, ठीक है। वैसे तो इंफीरियर पैराइटल लोब्यूल में जो 2 ये सब पार्ट्स हैं वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इनके स्पेसिफिक डिसीजेस हमें पढ़ने हैं। होता क्या है, ये जो आपको आई एम अगेन ड्राइंग दिस, ओके, सो दिस ग्रीन, ट्रेस माई ग्रीन पेन, ये जो लेटरल फिशर है, अगर मैं इसको ऊपर एक्सटेंड कर दूँ, इसके ऊपर जो एरिया आ रहा है, एक ये ग्रीन डॉट से मैंने रिप्रेजेंट किया है। नाउ यू कैन सी दिस पर्पल पेन, और एक एरिया मैंने ये पर्पल पेन से रिप्रेजेंट किया है। एक्चुअली में ये लेटरल सल्कस हो गया जो ग्रीन से दिखा रखा है, और जो मैंने आपको यहाँ पे पर्पल से दिखा रखा है, राइट, दिस विच यू कैन सी ओवर हेयर, ठीक है, ये जो दिख रहा है इसको बोलते हैं हम लोग सुपीरियर टेम्पोरल सल्कस, है ना, इसको हम लोग बोलते हैं सुपीरियर टेम्पोरल सल्कस। क्या बोलते हैं, सुपीरियर टेम्पोरल सल्कस। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला, अभी हमारा रेस्ट्रिक्शन है केवल इन्फीरियर पैराइटल लोब्यूल पे। इंफीरियर पैराइटल लोब्यूल पे मैंने बोला, हमने क्या किया, हमारे पास जो 2 सल्कस थे मैंने उसको एक्सटेंड कर दिया थोड़ा सा, लेटरल सल्कस और सुपीरियर टेम्पोरल सल्कस, क्योंकि ये टेम्पोरल लोब में है सुपीरियर टेम्पोरल सल्कस। जब मैंने इसको एक्सटेंड किया तो वो एरिया जो आपका लेटरल सल्कस के ऊपर आ रहा है, ये एक एरिया हो गया, ठीक है। वो एरिया जो लेटरल सल्कस के ऊपर आ रहा है, दैट इज 1 एरिया विद इन दी inferior parietal lobule, and the area which is coming just above the superior temporal sulcus, this is another area which I have drawn with the purple color, ठीक है। तो इनको क्या बोलते हैं, देखो, पहला वाला एरिया नंबर 40 होता है, ठीक है, जो कि लेटरल सल्कस के ऊपर है, इसको, ये सिल्वियन फिशर के ऊपर है, इसको बोलते हैं सुप्रा मार्जिनल गायरस। क्या बोलते हैं इसको, सुप्रा मार्जिनल गायरस। और जो एरिया नंबर 39 है ना, उसको बोल देते हैं एंगुलर गायरस। आई एम एबल टू रीड, आई एम एबल टू राइट ऑल बिकॉज ऑफ एंगुलर गायरस, है ना। वील वर्क ऑन दिस ऑल्सो कि क्या इसका काम है, पर अभी आपको केवल और केवल बनाते आना चाहिए, राइट। इफ़ यू आर गिवन अ पेन एंड अ कॉपी, यू कुड ड्रॉ इट योरसेल्फ वेयर एग्जैक्टली इज विच पार्ट लोकेटेड, ठीक है। तो हमें समझ में आ गया कि कौन से पार्ट्स है। और इंफीरियर पैराइटल लोब्यूल में 2 एरिया स्पेसिफिकली मार्क करना है। पहला जो मैंने आपको बताया दैट इज सुपीरियर, आपका पहला हो गया सुपीरियर मार्जिनल गायरस और दूसरा एंगुलर गायरस, ठीक है। सो दिस इज़ वॉट यू नीड टू नो। तो हमें केवल कितनी चीज़ें पढ़नी है, हमें केवल 4 चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। हमें सोमैटोसेंसरी एरिया या सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स जो है प्राइमरी, उसके फंक्शन और उसके लेशन से क्या होगा वो पढ़ना है। हमें सुपीरियर पैराइटल लोब्यूल, उसके फंक्शन और उसके लेशन से क्या होगा ये पढ़ना है। हमें सुप्रा मार्जिनल गायरस के फंक्शन और उसके लीजन से क्या होगा ये पढ़ना है। और हमें एंगुलर गायरस के फंक्शन और उसके लीजन से क्या चीज़ होगी हमें वो पढ़ना है। थोड़ा सा हम इस चीज़ पे भी फोकस करेंगे कि पैराइटो ऑसिपिटल एसोसिएशन एरिया का क्या काम है। माइंड यू, इनमें से कोई भी एरिया स्पेसिफिकली जो आपके सोमैटोसेंसरी एरियाज हैं, दे कैन नॉट वर्क विदाउट द एसोसिएशन एरिया। सो एसोसिएशन एरिया इज प्लेइंग एन वाइटल रोल इन एवरी फंक्शन, राइट। सो लेट मी स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, दैट इज जो मैंने आपको बताया पोस्ट सेंट्रल गायरस या प्राइमरी सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स। प्राइमरी सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स की हम बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहला, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पहले आपको ध्यान से समझना है। अगेन आई विल रीड्रॉ दैट डायग्राम फॉर यू एंड आई विल रिक्वेस्ट यू टू ड्रॉ दैट डायग्राम ऑल्सो विथ मी। आई टोल्ड यू शुड ड्रॉ एन अल्फाबेट ई, एंड इफ यू आर ड्रॉइंग एन अल्फाबेट ई यू हैव टू ड्रॉ दिस स्ट्रेट लाइन ओवर हियर, एंड दिस स्ट्रेट लाइन, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, इसको सेंट्रल सर्कस बोलते हैं। अब सेंट्रल सर्कस के आगे आपका प्राइमरी मोटर एरिया, प्री मोटर एरिया, अगर आपको याद हो ये आता है, ये हमने फ्रंटल लोब में पढ़ा था। अगर मैं सेंट्रल सर्कस के पीछे जाऊँ, ठीक है, लेट मी ड्रॉ सेंट्रल सर्कस विद ब्लैक कलर। अब अगर मैं सेंट्रल सर्कस के पीछे जाऊं तो ये हमारा कौन सा एरिया है, आपका सोमैटोसेंसरी एरिया है, ठीक है। पैराइटल लोब में हम आ चुके हैं। क्या होता है, बहुत ध्यान से समझिए, मैंने आपको पिछले सेशंस में भी बताया है, हमारे पास कुछ होते हैं मोटर फाइबर्स।
मोटर फाइबर्स वो फाइबर्स होते हैं जो ब्रेन से मसल्स को इनोवेट करेंगे और उन्हें स्पेसिफिक कमांड देंगे। तो हमें ऐसा लगता है कि मोटर फाइबर केवल मोटर एरियाज से निकल करके नीचे जाएंगे, पर एक फैसिनेटिंग चीज़ जो आपको समझनी है कि हमारे ब्रेन में 40% मोटर फाइबर्स जो होते हैं, हमारे ब्रेन में 40% मोटर फाइबर्स इन सोमैटोसेंसरी एरियाज से भी निकलते हैं। सो दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। ओके, सो अगर इन सोमैटोसेंसरी मोटर फाइबर्स का लीजन हो रहा है, सो इट कैन कॉज अपर मोटर न्यूरॉन लीजन्स, राइट। तो यू कैन नॉट से दैट अगर लीजन प्राइमरी सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स पे हुआ है तो मोटर मैनिफेस्टेशन नहीं मिलेंगे। मोटर मैनिफेस्टेशंस मिलेंगे क्योंकि 40% फाइबर्स जो हैं वो यहाँ से ओरिजिनेट हो रहे हैं। ये पहली चीज़ जो थी मैं आपको समझाना चाह रही थी, ठीक है। तो ये एक अलग सी चीज़ हो गई। अब क्योंकि ये कैसे फाइबर्स हैं, दीज आर नथिंग, ये कैसा एरिया है, ये एक सोमैटोसेंसरी एरिया है, मतलब ये सेंसरी एरिया है डेफिनेटली। मतलब यहाँ पे फाइबर्स पूरे ब्रेन में जाएंगे। मतलब अगर मैं एक सिंपल लैंग्वेज में बात करूँ, सेंसरी मीन्स एनीथिंग विच इज़ मूविंग टू द ब्रेन, राइट। इफ दिस इज माई ब्रेन एंड दिस इज माई मसल, राइट, व्हेन आई एम सेइंग द सेंसरी वर्ड, मतलब वो impulses ब्रेन तक लेकर के जा रहे हैं, so that I could sense the things, I could feel the thing, right? So that is a function of the sensory fiber, ठीक है। अगर तुम्हें याद हो तो मैंने मोटर फाइबर में तुम्हें कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक के बारे में बताया था। कॉर्टिको स्पाइनल यानी वो कॉर्टेक्स से कहाँ जा रहे हैं, स्पाइनल कॉर्ड पे जा रहे हैं। अब जो फाइबर्स हमें यहाँ पे पढ़ना है, सेंसरी फाइबर्स की जब हम बात करते हैं तो ये वो फाइबर्स होते हैं जो नीचे से इम्पल्सेस को ऊपर लेकर के जा रहे हैं ना। दे आर टेकिंग द इम्पल्सेस फ्रॉम द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू द ब्रेन, राइट। और ये यहाँ पे हमें 2 पाथवे पढ़ने हैं। पहला होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डॉर्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कस पाथवे होता है एक, और एक होता है एंटेरोलेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक। स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक यानी स्पाइनल कॉर्ड से ये थैलेमस तक जाने वाला है। ये जो ट्रैक्स हैं ये आपने फिजियोलॉजी में पढ़े हैं। तो यहाँ पे हमने ये चीज़ बताई कि सेंसरी कॉर्टेक्स में ये 2 फाइबर्स नीचे से आने वाले हैं। अब ये कैसी इंफॉर्मेशन को कैरी करेंगे, जो डॉर्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कस पाथवे है वो टच की सेंसेशन को कैरी करेगा, ठीक है। और जबकि अगर मैं बात करूँ एंटेरोलेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक की, वो पेन, टेम्परेचर और कोर्स टच के सेंसेशंस को जो है वो कैरी करने वाला है, ठीक है। ये सब आपने फिजियोलॉजी में पढ़ा है, बट राइट नाउ आई जस्ट वांट यू टू रिमेंबर कि यहाँ पे कुछ मोटर फाइबर्स भी हैं जो नीचे जा रहे हैं और सेंसरी फाइबर्स जो ऊपर आ रहे हैं वो 2 कॉलम्स के थ्रू आ रहे हैं, है ना। और वो कैसे फाइबर्स को कैरी कर रहे हैं, कोर्स टच, पेन और टेम्परेचर की अगर मैं बात करूँ तो ये एंटेरोलेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक के थ्रू आ रहे हैं, ठीक है ना। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द, अब हम टॉपिक पे आते हैं मेन कि हमारा जो सोमैटोसेंसरी सिस्टम है या एरिया है, इसका क्या फंक्शन है। इसके 4 फंक्शन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये पेन, टच और ये सारी टेम्परेचर की सेंसेशन को फील करने में हेल्प कर रहे हैं, दैट इज वन इंपॉर्टेंट फंक्शन। बट व्हाट आर मेन फंक्शंस, द कॉम्प्लेक्स फंक्शंस, राइट। द कॉम्प्लेक्स फंक्शन जिसमें एसोसिएशन एरियाज भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। नंबर 1 इज टेक्टाइल लोकलाइजेशन। तो पहला फंक्शन होता है टेक्टाइल लोकलाइजेशन। नंबर 2 इज टेक्टाइल डिस्क्रिमिनेशन, स्टीरियोग्नेसिस एंड ग्राफिस्थीसिया। व्हाट आर दीज वर्ड्स, लेट मी एक्सप्लेन यू, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टेक्टाइल लोकलाइजेशन की। टेक्टाइल लोकलाइजेशन का मतलब ये हुआ कि फॉर एग्जाम्पल आई हैव क्लोज योर आईज, या आपने अपनी आंखें बंद कर ली, ठीक है, एंड आई एम हैविंग अ पेन, राइट, एंड आई एम टचिंग द पेन on your arms, ठीक है, I am touching the pen on your arms, so you are able to tell me कि where am I touching the pen. I'm touching the pen on your let us say that lower limb, so you are able to tell me where exactly am I touching the pen, right. So that is known as tactile localization. फिर एक चीज़ होती है जिसको हम लोग बोलते हैं टेक्टाइल डिस्क, अच्छा एक और चीज़ टेक्टाइल लोकलाइजेशन, जो मैक्सिमम टेक्टाइल लोकलाइजेशन होता है, जैसे हमने मोटर होमंक्यूलस बनाया था वैसे ही सेंसरी होमंक्यूलस होता है, ठीक है। तो मैंने आपको उसमें बताया था कि जो जितना बड़ा दिखाया जाए, है ना, मोटर होमंक्यूलस में अगर तुम्हें याद हो तो हमने कुछ पार्ट्स बहुत बड़े बड़े से बनाए थे, ठीक है। तो जो भी पार्ट हम बड़े बना रहे हैं उसका मतलब ये हुआ कि वो ज़्यादा इनोवेटेड है, ये वो ज़्यादा सेंसिटिव है। सेंसरी होमंक्यूलस हम अलग से नहीं पढ़ते, पर मैं आपको बताऊं सेंसरी होमंक्यूलस जो होता है उसमें जो ऑर्गन्स बड़े बनाए गए हैं उसमें हमारे लिप्स, फिंगर्स और लिम्स वगैरह आते हैं, ठीक है। तो उसमें लिप्स जो होता है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। सो अगर 2 बहुत क्लोज ऑब्जेक्ट को मैं आपके लिप्स पे रखूँ तो यू कुड वेरी क्लियरली डिफरेंशिएट बिटवीन देम, दे आर वेरी 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 सेंसिटिव, राइट, दे आर हैविंग मैक्सिमम टेक्टाइल लोकलाइजेशन, ठीक है। तो पहली चीज़ तो हमें ये समझनी थी, तो मैंने पहले आपको बता दिया पहला फंक्शन क्या है, टेक्टाइल लोकलाइजेशन। फिर होता है टेक्टाइल डिस्क्रिमिनेशन, यू आर एबल टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट्स। देन वी हैव स्टीरियोग्नोसिस। नाउ व्हाट वी मीन बाय दिस, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है। देखिए सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पे अगर 3 डिमेंशनली, राइट, 3 डिमेंशनली आई हैव क्लोज योर आइज, ठीक है,
आपकी आंखें बंद हैं और मैंने आपके हाथों में कोई ऑब्जेक्ट दिया, ठीक है, तो आप उसको आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, ठीक है, यू आर एबल टू आइडेंटिफाई दैट ऑब्जेक्ट, दैट आई हैव गिवन अ पेन इन योर हैंड, आई हैव गिवन अ की इन योर हैंड, ठीक है, तो ये एक फंक्शन हो गया। और अगला फंक्शन होता है ग्रिफिस्थीसिया। नाउ व्हाट आई मीन बाय दिस वर्ड ग्रिफिस्थीसिया मीन्स अगेन योर आईज आर क्लोज्ड एंड with the help of a pen or any pointed object I am drawing something on your arm and palms, right? So you are able to identify ki what exactly am I writing. I have drawn an alphabet, I have drawn a letter A, it is drawn, ठीक है, तो आप इस चीज़ को नंबर मैंने एक बनाया तो आप इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, ठीक है। तो ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं किसके, आपके प्राइमरी सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स के, और ये किसके बिना काम नहीं कर सकता, एसोसिएशन एरियाज के बिना काम नहीं कर सकता, और मोटर फाइबर्स भी निकल रहे हैं। तो ये 5 फंक्शन और इसके अलावा ये 2 पाथवेज आ ही रहे हैं, वो भी आपको बताने हैं। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो एक चीज़ हमने पहली तो ये समझ ली। एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, जो हमारा प्राइमरी मोटर एरिया होता है, ठीक है, अगेन आई विल ड्रॉ द अल्फ़ाबेट ई, ठीक है, तो जो हमारा प्राइमरी मोटर एरिया है, ये मैंने आपका ड्रॉ कर दिया प्राइमरी मोटर एरिया, ठीक है, और ये जो मेरा आपका प्राइमरी सेंसरी एरिया है ना, जो मोटर और सेंसरी एरियाज होते हैं, दे आर एक्चुअली सप्लाइड बाय मिडिल सेरिब्रल आर्टरी। एक चीज़ यहाँ पे ये ध्यान रखनी है, ठीक है। तो जो आपका प्राइमरी मोटर एरिया होता है और जो सेंसरी एरियाज होते हैं उसको कौन सप्लाई कर रहा है, अभी जिसका हमने फंक्शन पढ़ा उसको किसने सप्लाई किया, मिडिल सेरिब्रल आर्टरी ने सप्लाई किया। और मैंने ये भी बताया था कि हम पार्ट वाइज लोकलाइज कर सकते हैं। होमंक्यूलस इसीलिए होता है कि कौन सा पार्ट किस पार्ट के फंक्शन को कंट्रोल कर रहा है। तो ये वाला जो पार्ट है ये किसके फंक्शन को कंट्रोल कर रहा है ना, फेस और आर्म के। तो मिडिल सेरिब्रल आर्टरी का अगर कोई लीजन हुआ तो आप ये बोल सकते हो कि सेंसरी इंपल्सेस जो फेस और आर्म से आ रही हैं वो मैं फील नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मिडिल सेरिब्रल आर्टरी इज सप्लाइंग दैट एरिया, ठीक है। दैट इज अ बेसिक पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन दैट यू नीड टू हैव। फिर दूसरा एरिया मैंने क्या बताया था आपको, दूसरा एरिया मैंने बताया था सुपीरियर पैराइटल लोब्यूल। अब सुपीरियर पैराइटल लोब्यूल की अगर मैं बात करूँ तो एक लाइन में अगर इसका फंक्शन बताऊँ तो दैट इज प्रेक्सिकॉन्स। नाउ व्हाट इज प्रेक्सिकॉन्स? नाउ व्हेनेवर यू नीड टू डू एनी एक्टिविटी, कोई भी आपको मूवमेंट करने के लिए बोला जाए, ठीक है, तो उसको करने के लिए आपको एक गाइडेंस चाहिए। मोटर इन्फॉर्मेशन, मोटर impulses, all that is required, but you still need a sensory guidance for that movement. So ये जो सेंसरी गाइडेंस होता है किसी भी मूवमेंट के लिए, है ना, आप चीज़ों को पहले सेंस करोगे, है ना, तो ये जो सेंसरी गाइडेंस है, ये जो पूरा एक स्टेप है, या अगर मैं बोलूँ एक पूरी की पूरी प्रोसीजर है, वो कौन दे रहा है, ये सुपीरियर पैराइटल लोब्यूल दे रहे हैं, है ना, और इस फंक्शन को हम लोग बोलते हैं प्रेक्सिकॉन्स, ठीक है। तो सेंसरी गाइडेंस फॉर द मूवमेंट इज गिवन बाय द सुपीरियर पैराइटल लोब्यूल। अब मान लो मैंने बोला ना हम लीजन भी पढ़ेंगे, अगर इनका लीजन हो गया आपके प्राइमरी सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स के, तो ये फंक्शंस जो हैं ये इन्वॉल्व होने वाले हैं, राइट, दीज फंक्शंस आर इन्वॉल्व। अब अगर मैं सुपीरियर पैराइटल लोब्यूल की बात करूँ तो एक वर्ड में क्या याद रखोगे, प्रेक्सिकॉन्स, दैट इज सेंसरी गाइडेंस फॉर अ मूवमेंट। अगर कभी इसका लीजन हो गया तो क्या हो जाएगा, इसका फंक्शन क्या था, प्रेक्सिकॉन्स, है ना, ये दे आर एक्टिंग एज प्रेक्सिकॉन्स, प्रेक्सिया इसका फंक्शन है। तो अगर इसका लीजन हो गया तो क्या हो जाएगा पर्सन को, एप्रैक्सिया। एप्रैक्सिया का मतलब क्या हुआ, कोई सेंसरी गाइडेंस नहीं मिलेगी मूवमेंट के लिए। मोटर पाथवे बिल्कुल सही है, सेंसरी पाथवे बिल्कुल सही है, सेरिबेलर फंक्शन बिल्कुल सही है, पर्सन का कंप्रीहेंशन बिल्कुल सही है, बट स्टिल ही इज़ नॉट एबल टू डू स्किल्ड वॉलेंट्री एक्शन। वो स्किल्ड वॉलेंट्री एक्शन नहीं कर पा रहा है। कितनी फैसिनेटिंग चीज़ है, मोटर सिस्टम बिल्कुल सही है, सब कुछ सही है, सेंसरी भी सही है, सेरिबेलम भी सही है, पर अगर सुपीरियर पैराइटल लोब्यूल का लीजन हो गया तो वो उसको गाइडेंस ही नहीं मिलेगी कि वो चीज़ करना कैसे है ना। तो वो जो लर्नड वॉलेंट्री एक्टिविटीज़ हैं, स्किल्ड लर्नड वॉलेंट्री एक्टिविटीज़, वो भी नहीं कर पाएगा, और इसी चीज़ को हम लोग बोल देते हैं क्या, एप्रैक्सिया, ठीक है। अब एप्रैक्सिया बहुत सारे टाइप की होती हैं, 2 हम यहाँ पे मेन पढ़ेंगे, पहला आइडियोमोटर एप्रैक्सिया और दूसरा आइडिएशनल एप्रैक्सिया। ये क्या होता है इसकी बात करते हैं। सबसे कॉमन होती है आइडियोमोटर एप्रैक्सिया। सो इट इज़ इनएबिलिटी टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक मोटर कमांड और एक्ट, एग्जाम्पल कॉफ, lighting a cigarette with a matchstick in the absence of motor weakness। वो वही चीज़ लिख रहा है, in coordination, sensory loss और aphasia। Site of lesion is bilateral parietal lobe, बकोफेशियल एप्रेक्सिया, ठीक है। तो आइडियोमोटर एप्रेक्सिया एक चीज़ हो गई। इसने एक सिंपल सा एग्जांपल दिया है कि
अगर आपको मैच स्टिक दी जाए, है ना, और एक सिगरेट दिया जाए, सो यू आर नॉट एबल टू लाइट दैट सिगरेट विद द हेल्प ऑफ दिस मैच स्टिक इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग नॉर्मल. मोटर फंक्शन इज़ नॉर्मल, आपका सेंसरी सिस्टम जो है वो बिल्कुल नॉर्मल है, आपका सेरिबेलम बिल्कुल नॉर्मल है, कॉम्प्रिहेंशन बिल्कुल नॉर्मल है. ये एक चीज़ हो गई. आइडिएशनल एफेक्सिया क्या होता है, यहाँ पे एग्जीक्यूशन में दिक्कत होती है. ठीक है, तो व्हाट इज इट? इट इज़ डेफिशिएंट इन द एग्जीक्यूशन ऑफ गोल डायरेक्टेड सीक्वेंस ऑफ मूवमेंट even with a real object. Example, asked to pick up a pen and write. The sequence of uncapping the pen, placing the cap at the opposite end. ठीक है, तो वही चीज़ है कि जो गोल डायरेक्टेड मूवमेंट्स होती हैं जिसमें बहुत सारी सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज़ होती है, तो उसमें एग्जीक्यूशन का काम जो है वो आप नहीं कर पाओगे. यू वोंट बी एबल टू डू इट, राइट. इफ़ आई एम गिविंग यू अ पेन एंड अ पेपर एंड आई एम आस्किंग यू टू राइट, तो आपको पहले पेन से कैप हटाना पड़ेगा, फिर आपको वो कैप पीछे लगानी पड़ेगी, एंड देन यू विल बी स्टार्ट राइटिंग, राइट. देयर आर सीक्वेंस ऑफ मूवमेंट्स विच आर इन्वॉल्व इन इट. तो आप ऐसी एक्टिविटीज़ को, ठीक है, एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे. ओके, दैट इज़ वॉट यू नीड टू रिमेंबर. तो ये होता है आइडिएशनल एप्रेक्सिया. ठीक है, तो एप्रेक्सिया क्या होता है बस ये समझो पहले. एक में एग्जीक्यूशन वर्ड आपका मेन आ जाएगा, और दूसरा मैंने आपको बता दिया जो आइडियो मोटर होता है ना, उसमें एग्जीक्यूशन से ज़्यादा जो हमने मेन डेफिनेशन फोकस किया उस पर आपको फोकस करना है. ठीक है, इट इज़ मोर कॉमन, आइडियो मोटर इज़ मोर कॉमन. अब आते हैं इन्फीरियर पैराइटल लोब्यूल में. तो मैंने बताया था इन्फीरियर पैराइटल लोब्यूल को हमने दो पार्ट्स में बांटा है, एक सुप्रा मार्जिनल गायरस, ठीक है, और एक मैंने आपको बताया था एंगुलर गायरस. ठीक है, तो हम दोनों की बातें एक एक करके कर लेते हैं. सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? सुप्रा मार्जिनल गायरस की. तो सुप्रा मार्जिनल गायरस जो है इसका फंक्शन होता है गोनोसिस. नो व्हाट आई मीन बाय दिस गोनोसिस? इट इज़ एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज ऑब्जेक्ट बाय टच, विजन एंड साउंड. आप चीज़ों को पहचान पा रहे हो या चीज़ों को आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, ये काम आपका कौन करवा रहा है? सुप्रा मार्जिनल गायरस. सुप्रा मार्जिनल गायरस है जो चीज़ों को आइडेंटिफिकेशन में हेल्प कर रहा है. मैंने अगर आपको कोई चीज़ आपके सामने मैंने आपको दिखाई है ना, आई एम प्रेजेंटिंग समथिंग टू यू, आई एम कीपिंग अ एप्पल इन फ्रंट ऑफ यू, सो यू आर एबल टू आइडेंटिफाई दैट दिस इज एप्पल, दिस इज अ फ्रूट, राइट. तो यू आर एबल टू आइडेंटिफाई द थिंग्स. यहाँ पे विजन को यूज़ किया आपने, ठीक है, या मैंने कोई आवाज़ सुनाई आपको, तो आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, आप रिकॉग्नाइज कर पा रहे हो, आप टच करके भी चीज़ों को बता पा रहे हो ये कौन सी चीज़ है. तो पहचानना चीज़ों को, वो फंक्शन होता है हमारा इंफीरियर पैराइटल लोब्यूल में सुप्रा मार्जिनल गायरस का. अगर ये कभी ख़राब हो गया तो एगनोसिया हो जाएगा, है ना. अगर मैंने क्या बताया आपको, ऊपर अगर सुपीरियर पैराइटल लोब्यूल खराब हो गया तो एप्रेक्सिया, अगर ये खराब हो गया, इंफीरियर पैराइटल लोब्यूल खराब हो गया तो एगनोसिया. अब एगनोसिया के बहुत सारे टाइप होते हैं, ठीक है, वी विल नॉट गेट इनटू द डिटेल ऑफ इट. इसमें आपको याद रखना है विजुअल एगनोसिया, है ना. विजुअल एगनोसिया इंपॉर्टेंट है. इसमें क्या होता है, आप चीज़ों को देख तो पा रहे हो, यू आर एबल टू सी द थिंग्स, बट यू आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई कि वो क्या है वो चीज़, यू आर नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज दोज ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, अब हमने सारे पढ़ लिए. एक और चीज़ रह गई आपकी एंगुलर गायरस. ठीक है, दो वील गेट दैट इन डिटेल, बट अभी मैं थोड़ा सा आपको बता दूं. एंगुलर गायरस का जो फंक्शन होता है वो 4 की फंक्शंस होते हैं, ठीक है, और हमें कंडीशन पढ़ेंगे जर्समैन सिंड्रोम, उसमें हम इसको डिटेल में लेंगे. सो दैट इज़ व्हाई आई एम नॉट टेकिंग इट अप राइट नाउ. ठीक है, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहती हूँ, दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंट एंड नॉन डोमिनेंट पैराइटल लोब्यूल. अब डोमिनेंट और नॉन डोमिनेंट का कॉन्सेप्ट क्या है, बहुत आराम से समझो. इफ़ यू आर राइट हैंडेड, अगर आप राइट हैंडेड हो तो आपका डोमिनेंट जो पैराइटल लोब होगा वो लेफ्ट वाला होगा, और अगर आप लेफ्ट हैंडेड हो तो आपका राइट वाला भी हो सकता है डोमिनेंट और लेफ्ट वाला भी हो सकता है डोमिनेंट. ये चीज़ आपको समझना है. देखिए, इफ़ यू आर राइट हैंडेड द डोमिनेंट लोब वुड बी लेफ्ट in most of the cases, but if you are left handed the dominant lobe could be right also and it could be left also. ठीक है, तो लेकिन ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि वो लेफ्ट ही हो. इतना अगर हमें कंफ्यूज नहीं होना, तो मैं एक वर्ड में अगर मैं बोलूँ तो मैं ये बोल सकती हूँ कि मैक्सिमम केसेस में जो डोमिनेंट लोब है आपके ब्रेन का, ठीक है, दैट इज़ द लेफ्ट साइड. लेफ्ट जो होता है वो डोमिनेंट होता है. बस इतना याद रख लो कि जो डोमिनेंट लोब है वो लेफ्ट वाला है. दैट इज़ वॉट यू नीड टू रिमेंबर. ठीक है, तो डोमिनेंट लोब जो होता है वो लेफ्ट वाला होता है. अब जो लेफ्ट है और जो राइट है, तो डोमिनेंट कौन सा है? लेफ्ट. ठीक है, और नॉन डोमिनेंट कौन सा है? राइट. इट कैन बी डोमिनेंट, है ना, बट कम चांसेस हैं. तो जो डोमिनेंट वाला है, जो लेफ्ट वाला है, उसके कुछ स्पेसिफिक फंक्शन है, और जो राइट वाला है उसके कुछ स्पेसिफिक फंक्शन है. हम थोड़ा सा उसको पढ़ लेते हैं. तो अभी हम पैराइटल लोब में रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं अपना पूरा डेफिनेशन, और ये किस रिस्पेक्ट में हम चीज़ों की बातें कर रहे हैं. तो अगर मैं लेफ़्ट वाले की फंक्शन की बात करूँ या मैं डोमिनेंट वाले की फंक्शन की बात करूँ, तो 2-3 वर्ड्स याद रखो. लैंग्वेज नंबर 1,
याद रखना है आपको। दूसरा कैलकुलेशन, आप कैलकुलेशन, ये पैराइटल लोब की बात हो रही है ना, आई एम टॉकिंग अबाउट द डोमिनेंट पैराइटल लोब, कैलकुलेशन, ठीक है। तो लैंग्वेज हो गया, कैलकुलेशन हो गया, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ लैंग्वेज, कैलकुलेशन, प्लान्ड मूवमेंट, एप्रिशिएशन ऑफ साइज, शेप, वेट एंड टेक्सचर, ठीक है। आप चीज़ों की साइज, शेप, इसको अदर्स में लिख लेते हैं अपन, है ना। तो 3 मेन फंक्शन हो गए हमारे लेफ्ट वाले के। मेन 2 तो याद ही रखने हैं, लैंग्वेज और दूसरा कैलकुलेशन। तो अगर लेफ्ट पैराइटल लोब के कोई फंक्शन पूछ ले तुमसे तो तुम्हें ये बताना है कि वो लैंग्वेज होता है और कैलकुलेशन होता है, ठीक है। जबकि अगर मैं बात करूँ राइट वाले की, राइट वाले जो आपका पैराइटल लोब है ना, उसके क्या फंक्शन है, देखो यहाँ पे वही चीज़ लिखी हुई है। लैंग्वेज इज़ अ फंक्शन ऑफ डोमिनेंट, दैट इज़ लेफ्ट साइड, कैलकुलेशन इज़ अ फंक्शन ऑफ लेफ्ट साइड डोमिनेंट, और अदर्स भी होते हैं। अब कभी अगर हमने पढ़ना है लीजन, है ना, अगर डोमिनेंट लोब में लीजन हो जाए, यानी लेफ्ट साइड में लीजन हो जाए, तो क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेगी। तुम्हारा लैंग्वेज खराब तो वील बी हैविंग डिस्फेजिया एंड डिसलेक्सिया। नाउ व्हाट इज डिसलेक्सिया, आई विल गेट इनटू दैट आल्सो, ठीक है, जस्ट गिव मी फ्यू मिनट्स। फिर एक चीज़ होती है कैलकुलेशन जाना, ठीक है। लेफ्ट साइड में अगर लीजन हो गया तो यू वोंट बी एबल टू डू कैलकुलेशंस, 2 + 2 वुड बी 5, राइट, दैट इज ए कैलक्यूलिया, ठीक है। और अदर्स में हमारा एप्रेक्सिया और एग्नोसिया आता है। एप्रेक्सिया और एग्नोसिया क्या है, एप्रेक्सिया अभी तुमने पढ़ा कि जब हम पूरी की पूरी हमारे पास कोई प्रोसीजर नहीं मिले, है ना, या अगर मैं बोलूँ कोई गाइडेंस हमें मोटर के लिए नहीं मिले, उसको एप्रेक्सिया बोलते हैं। तो एप्रेक्सिया भी हो जाएगा, है ना। और फिर मैंने एग्नोसिया भी बताया था आपको। एग्नोसिया क्या होता है, एग्नोसिया मतलब आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो चीज़ों को, है ना, आप अप्रिशिएट ही नहीं कर पा रहे हो शेप, साइज और टेक्सचर को। तो ये चारों फंक्शन याद रखना है, और चारों चीज़ें अगर खराब हुई तो डोमिनेंट लोब में क्या असर होगा। लैंग्वेज गई तो डिस्फेजिया, कैलकुलेशन गया तो ए कैलक्यूलिया, प्लान्ड मूवमेंट खराब हो गई तो डिसलेक्सिया, ठीक है, और एप्रेक्सिया आप बोलोगे, ठीक है। और अगर आप चीज़ों को अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे हो तो इग्नोसिया, ठीक है। तो ये 4 चीज़ें हो गई। फिर एक चीज़ होता है नॉन डोमिनेंट, दैट इज़ मोर इंपॉर्टेंट। नॉन डोमिनेंट कौन सा है, हमारा राइट वाला। अब अगर किसी का नॉन डोमिनेंट खराब हो गया, आप सोच सकते हो नॉन डोमिनेंट गया तो क्या ही फ़र्क पड़ेगा, पर फ़र्क पड़ेगा। देखते हैं क्या क्या क्या। नॉन डोमिनेंट जो होता है, जो राइट वाला आपका पैराइटल लोब होता है, उसके ये 4 इंपॉर्टेंट फंक्शन हैं जो हमें पढ़ने हैं। क्या क्या हैं वो देखते हैं। सबसे पहला है विजुओस्पेशियल ओरिएंटेशन। व्हाट इज़ विजुओस्पेशियल ओरिएंटेशन, लाइक यू आर स्टडिंग इन योर रूम, है ना, आपको पता है कि आपको आपकी स्टडी टेबल पे पढ़ाई करनी है, ठीक है, आपको पता है कि आपको अपने बेड पर सोना है, आपको पता है कि किस जगह पे क्या करना है बेसिकली, राइट। यू आर वेल अवेयर ऑफ द थिंग्स अराउंड यू, राइट, वेयर टू what has to be done where, right, that is visuospatial orientation, ठीक है। अगर किसी का राइट साइड का पैराइटल लोब का लीजन हो गया तो उसको हो जाएगा विजुओस्पेशियल डिसओरिएंटेशन। मतलब दैट पर्सन वुड पी इन द बेडरूम, राइट, ही इज नॉट नोइंग द प्लेस, ही इज नॉट एबल टू कैटेगराइज कि किस जगह पे कौन सी चीज़ करनी है ना, तो वॉशरूम और बेडरूम में डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाएगा। उसको बोलते हैं विजुओस्पेशियल डिसओरिएंटेशन। तो पहला तो ये याद करना है आपको, ठीक है। नॉन डोमिनेंट का फंक्शन पहला हो गया। दूसरा नॉन डोमिनेंट का फंक्शन होता है जिसको बोलते हैं टोपोग्राफिक एग्नोसिया। टोपोग्राफिक एग्नोसिया का मतलब क्या हुआ, टोपोग्राफी ज्योग्राफी में आपने ये पढ़ा है। फॉर एग्जांपल कि एवरी डे आई एम गोइंग टू माय कॉलेज, राइट, एंड देयर इज अ ह्यूज ट्रैक वाया विच आई कैन गो टू माय कॉलेज, राइट। अब हो क्या रहा है, मुझे ये तो याद है मेरा कॉलेज कैसा दिखता है, मेरे कॉलेज की बिल्डिंग किस कलर की है ना, बाहर एक गार्डन है, बड़ा सा गेट है, बट आई डोंट रिमेंबर द रास्ता, मुझे रास्ता ही नहीं याद रहता, ठीक है। आई डोंट रिमेंबर हाउ कुड आई रीच टू दैट प्लेस, राइट। तो उसको बोलेंगे टोपोग्राफिक एग्नोसिया। फिर एक चीज़ होती है जिसको बोलते हैं, ये भी किसके लीजन में होगा, जब राइट साइड का पैराइटल लोब किसी का चला गया। तीसरा है हेमीस्पेशियल नेग्लेक्ट। व्हाट इज हेमीस्पेशियल नेग्लेक्ट, हेमीस्पेशियल नेग्लेक्ट का मतलब पर्सन एक साइड की चीज़ों को नेग्लेक्ट करेगा। अब किस साइड की करेगा, आई लेट यू नो, बट पहले इसको समझो। जैसे अगर मैंने पर्सन को ये बोला कि बेटा आपको घड़ी बनानी है, राइट, यू हैव टू प्लॉट द नंबर्स फ्रॉम 1 to 12 ऑन दिस क्लॉक, राइट, तो पर्सन पूरा यहाँ लिख देगा 1 2 3 4 5 12 यहाँ आ जाएगा। वो इस साइड को यूज़ ही नहीं करेगा, लेफ्ट साइड को यूज़ ही नहीं करेगा। समझ में आ रहा है आपको। तो वो आधी चीज़ को पूरा निगलेक्ट करने लगे, एक साइड को पूरा निगलेक्ट करने लग गए। इवन वो अपनी बॉडी को एक साइड की निगलेक्ट करने लगता है कि मेरी बॉडी है कि नहीं, है ना। इफ़ यू विल, जैसे मान लो लेफ्ट साइड को निगलेक्ट कर रहा है, तो इफ़ यू विल गिव हिम पेन, इफ़ यू विल गिव हिम स्टिमुलस ऑन द लेफ्ट साइड, ही वोंट बी एबल टू जज इट, है ना। वो ये बोलेगा कि आप वो बोल ही नहीं पाएगा, वो रेजिस्ट ही नहीं कर पाएगा, उसको कुछ फील ही नहीं होगा, ठीक है। ये एक चीज़ हो गई। तो ये हो गया हेमीस्पेशियल नेग्लेक्ट। फिर एक चीज़ होता है जिसको बोलते हैं
एक सीडो एप्रेक्सिया क्या है समझते हैं इसको, कॉन्स्ट्रक्शनल एप्रेक्सिया एंड ड्रेसिंग एप्रेक्सिया, ये समझते हैं, कॉन्स्ट्रक्शनल एंड ड्रेसिंग एप्रेक्सिया। कॉन्स्ट्रक्शनल एप्रेक्सिया का मतलब, अगर इस पर्सन को मैंने पेंटागन बनाने के लिए बोला है, ठीक है, इफ आई एम आस्किंग दिस पर्सन टू ड्रॉ ए पेंटागन, और या मैंने इस पर्सन को एक क्यूब दिया और मैंने इस क्यूब को अरेंज करने के लिए बोला, तो ये पर्सन ये चीज़ें नहीं कर पाएगा। ज्योमेट्री से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, है ना, वो ये पर्सन नहीं कर पाएगा। इसको बोलते हैं कॉन्स्ट्रक्शनल एप्रेक्सिया। दो मैंने उसको पेंटागन का डायग्राम दिया है, वो तो भी नहीं ड्रॉ कर पाएगा ढंग से उसको। फिर एक चीज़ होती है ड्रेसिंग एप्रेक्सिया। ड्रेसिंग एप्रेक्सिया मैंने इसको, फॉर एग्जाम्पल आई हैव गिवन दैट पर्सन शूज एंड सॉक्स, राइट, दैट पर्सन वोंट बी एबल टू वेयर दैट। या मैंने जैकेट दिया तो पर्सन उसको वेयर नहीं कर पाएगा, उसको बोलते हैं ड्रेसिंग एप्रेक्सिया। इन दोनों को मिला करके, ठीक है, कंस्ट्रक्शनल और ड्रेसिंग, इसको हम लोग बोलते हैं सीडो एप्रेक्सिया। तो एक बार फिर से आई वुड रिक्वेस्ट यू टू रिपीट दिस विथ मी, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। डोमिनेंट में केवल दो चीज़ें, लैंग्वेज और कैलकुलेशन पैराइटल लोब के, और नॉन डोमिनेंट में ये चार चीज़ें हैं। पहला विजुओ स्पेशियल ओरिएंटेशन, फंक्शन की बात हो रही है, ठीक है। सो वी आर टॉकिंग अबाउट विजुअल स्पेशियल ओरिएंटेशन। दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन है टोपोग्राफिक इग्नोसिया। तीसरा, ये तो डिफेक्ट हो गया है ना, तो यहाँ पे आप ये भी याद रखो, विजुअल स्पेशियल डिसओरिएंटेशन। अगर डिफेक्ट होगा तो क्या असर पड़ेगा, ठीक है। अगर डोमिनेंट साइड का पैराइटल, नॉन डोमिनेंट साइड का पैराइटल लोब गया तो क्या होगा, विजुअल स्पेशियल डिसओरिएंटेशन, टोपोग्राफिक इग्नोसिया, हेमी स्पेशियल नेग्लेक्ट होगा पर्सन को, और क्या होगा, सीडो एप्रेक्सिया होगा। सीडो एप्रेक्सिया मतलब कॉन्स्ट्रक्शनल एप्रेक्सिया प्लस ड्रेसिंग एप्रेक्सिया, ठीक है। ये एक चीज़ हो गई जो आपको पता होना चाहिए। अब मैंने आपको ये चीज़ बताई, अब मैंने हेमी स्पेशियल नेग्लेक्ट जो आपको बताया था, मैं उसके बारे में बता दूं थोड़ा सा। होता क्या है समझिएगा पहले आप, जो मेरा राइट साइड का पैराइटल लोब है ना, जो मेरा राइट साइड का पैराइटल लोब है, उसकी जो एक्स्ट्रा पर्सनल स्पेस है, अगर आप देखो तो राइट और लेफ्ट दोनों साइड पे है, ठीक है। पर जो मेरा लेफ्ट साइड का पैराइटल लोब है, उसकी जो एक्स्ट्रा पर्सनल स्पेस है वो राइट साइड पे ही है केवल। आप देख सकते हो, ये दिख रहा है। अगेन आई एम सेइंग, जो मेरा राइट साइड का पैराइटल लोब है, उसकी एक्स्ट्रा पर्सनल स्पेस राइट और लेफ्ट दोनों में है, जबकि लेफ्ट साइड की जो आपकी एक्स्ट्रा पर्सनल स्पेस है वो केवल राइट में है। कभी मान लो किसी पर्सन की राइट साइड की पैराइटल लोब में लीजन हो गया, तो राइट साइड की अगर पैराइटल लोब में लीजन हो गया तो एक ये और एक ये दोनों गायब हो जाएंगे। अगर ये दोनों गायब हो गए तो केवल ये वाली लाइन बचेगी, दैट इज जो लेफ्ट से आ रही है। तो पर्सन को क्या होगा, राइट में तो अभी भी इनर्वेशन मिल रहा है, तो लेफ्ट का निगलेक्ट होगा। मैंने बोला था ना, लेफ्ट साइड की चीज़ों को निगलेक्ट करने लगा वो। और अगर किसी की राइट में लीजन हो गया तो लेफ्ट वाला, अगर किसी की लेफ्ट में लीजन हो गया, सॉरी राइट में नहीं, अगर किसी की लेफ्ट में लीजन हो गया तो राइट वाला तो स्टिल इंटैक्ट है। और राइट में आप देख रहे हो दोनों पे दोनों साइड की एक्स्ट्रा पर्सनल स्पेस को वो कवर कर रहा है, राइट को भी और लेफ्ट को भी। तो अगर मेरे को लेफ्ट साइड के लीजन हो रहे हैं, है ना, तो मुझे कोई असर नहीं पड़ेगा, राइट, तो कोई निगलेक्ट नहीं होगा। पर अगर राइट साइड का लीजन हो रहा है तो फिर जो है निगलेक्ट होगा यहाँ पे। दैट इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड, ठीक है। एंगुलर गायरस लास्ट पार्ट है। मैंने बोला रीडिंग, राइटिंग, नेमिंग एंड स्पेशियल ओरिएंटेशन विथ रिस्पेक्ट टू फिंगर, नंबर एंड बॉडी साइड्स। नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू दिस। देखो, यू आर एबल टू रीड बिकॉज ऑफ योर एंगुलर गायरस, यू आर एबल टू राइट बिकॉज ऑफ योर एंगुलर गायरस, यू आर एबल टू नेम द थिंग्स, राइट, कि this is watch, this is pen, this is notebook because of your angular gyrus, and you are able to differentiate that this is my little finger, this is my index finger, this is the right ear, this is the left ear, all these things, the spatial orientation with respect to finger, number and body side, that is all the function of angular gyrus, ठीक है। तो अगर कभी रीडिंग खत्म हो गई आपकी, you are not able to read the things, that is known as alexia, उसको बोलते हैं alexia। मैं बोल रही हूँ, हम लीजन भी साथ में पढ़ रहे हैं। अगर आप लिख नहीं पा रहे हो तो उसको बोलते हैं एग्राफिया। अगर मैं चीज़ों को नेम नहीं कर पा रही हूँ तो एनोमिया, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें होती हैं। कहने का मतलब, अगर एंगुलर गायरस में लीजन हो गया तो ये चारों चीज़ें साथ में हो जाएंगी। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट सिंड्रोम आता है, उसको बोलते हैं जर्समैन सिंड्रोम। ये तब होता है जब आपके एंगुलर गायरस में लीजन हो जाए, है ना, जब आपके डोमिनेंट एंगुलर गायरस में लीजन हो जाए, यानी अगर मेरे लेफ्ट साइड के एंगुलर गायरस में लीजन होगा तब मेरे को जर्समैन सिंड्रोम होगा। तो जर्समैन सिंड्रोम के लिए डोमिनेंट एंगुलर गायरस में लीजन होना चाहिए, राइट। तो क्या क्या चार चीज़ें होती हैं अगर किसी को जर्समैन सिंड्रोम हो जाएगा? तो पहली चीज़ होगी फिंगर इग्नोसिया। फिंगर इग्नोसिया मीन्स द पर्सन वोंट बी एबल टू
नेम द फिंगर्स, राइट, वो फिंगर्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा, पहचान नहीं पाएगा कि इंडेक्स फिंगर है, ये रिंग फिंगर है, ये लिटिल फिंगर है, ये थंब है, अपनी फिंगर्स को। दूसरा होता है लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट कन्फ्यूजन। जैसे मैंने अगर पर्सन को बोला कि विथ योर राइट हैंड टच योर लेफ्ट ईयर, पर्सन वो चीज़ नहीं कर पाएगा, उसको बोलते हैं राइट टू लेफ्ट कन्फ्यूजन। फिर ए कैलकुलिया है ना, द पर्सन वोंट बी एबल टू डू सिंपल अरिथमेटिक कैलकुलेशन। और चौथी चीज़ होती है ए ग्राफिया। ए ग्राफिया का मतलब क्या हुआ, द पर्सन वोंट बी एबल टू राइट द थिंग्स, ए ग्राफिया इसको बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ए ग्राफिया पर अच्छी बुक्स में ए ग्राफिया विद एलेक्सिया लिखा होता है। मतलब कहने का मतलब क्या है, जर्समैन सिंड्रोम में 4 चीज़ें याद रखना है। क्या 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 मैंने आपको क्या क्या बताया, सबसे पहले मैंने आपको बताया फिंगर एगोनोसिया, फिर मैंने बताया राइट टू लेफ्ट डिसोरिएंटेशन, ए कैलकुलिया एंड आई टोल्ड यू ए ग्राफिया एंड एलेक्सिया, ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो ये 4 चीज़ें होती हैं जर्समैन सिंड्रोम में, जो कि डोमिनेंट एंगुलर गायरस में लीजन के कारण होता है। यानी अगर डोमिनेंट पैराइटल लोब में दिक्कत हो रही है ना, तो क्या क्या चीज़ें होंगी, वो चीज़ें दिमाग में होनी चाहिए। और अगर आपके डोमिनेंट में दिक्कत हो रही है तो क्या चीज़ें होंगी, है ना, एप्रैक्सिया और जर्समैन सिंड्रोम, वही यहाँ पे इसीलिए मैंने लिखा था जर्समैन सिंड्रोम, ठीक है। और अगर आपके नॉन डोमिनेंट में कोई दिक्कत हो रही है तो फिर ये 4 चीज़ें होंगी जो आपको पता होनी चाहिए। सो ये हमने पढ़ लिया कौन सा आपका जर्समैन सिंड्रोम। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।